हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कॉस्टिंग सिलेबस। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 to 9 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे। चैप्टर 1 to 7 जो है फर्स्ट मॉड्यूल जो पूरी की पूरी है, वो उसके वीडियोस देखे हुए होने चाहिए या फिर वो आपने ऑलरेडी समझ लिया होना चाहिए, लर्न कर लिया होना चाहिए, तभी चैप्टर 10 आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर 10 में भी हिट करेंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि वो चैप्टर 1 to 7 आपको पहले कंप्लीट करने चाहिए, उसी के बाद चैप्टर 10 जो है वो समझना चाहिए। चैप्टर 8 9 जो है वो छोटे चैप्टर से, इसका डायरेक्ट रिलेशन चैप्टर 10 में नहीं है, बट वो भी अगर आपने अच्छे से समझा है तो वो आपको हेल्पफुल कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा ही। हमने चैप्टर 8 9 10 और 12 है वो कॉस्टिंग की मेथड से अलग अलग, चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग आल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। चैप्टर 8 में हमने बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग समझा, चैप्टर 9 में हमने जॉब कॉस्टिंग समझा, चैप्टर 12 में हम सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझेंगे। तो ये सारी अलग अलग मेथड्स है कॉस्टिंग की जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अलग अलग मेथड्स क्या है वो चैप्टर 1 में हमने थियरी में कवर अप किया था। अब इन डिटेल इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर हम ये सारी मेथड्स कवर अप कर रहे हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉस्टिंग की अलग अलग इंडस्ट्री है उस हिसाब से कॉस्टिंग की मेथड्स अलग अलग हो सकती है, तो उसी में से एक है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, राइट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज मान सकते हैं हम इसका। इसमें से केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, 8 to 10 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है, थियरी भी पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन 5-6 मार्क्स के भी इसमें से बन सकते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, राइट। चलिए, तो ये प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग समझना हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट है वो फ्रॉम मोर देन वन प्रोसेसेस पास हो रहे हैं। एक प्रोसेस में से जो आउटपुट मिलता है, एक फर्स्ट प्रोसेस जो होगी उसमें रॉ मटेरियल ऐड किया जाएगा, उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। फिर वो प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस है उसमें प्रोसेसिंग होगा, उस जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है उसमें, फिर उसमें से प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस है उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसीजर्स की जाएगी उस प्रोडक्ट पर, फिर उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, फिर और प्रोसेस हो सकती है, वो जो प्रीवियस प्रोसेस है उसमें जो आउटपुट मिला वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, फिर उसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, और वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर एट द एंड हमें फिनिश गुड्स मिलेगा जो जनरली सेल किया जाता है, राइट। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बीच में से या फिर कोई एक प्रोसेस होने के बाद भी वो सेल किया जा सकता है और उसको फर्दर प्रोसेस भी किया जा सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ वो हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है, राइट। अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रोसेसेस में से पास होती है और हर एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनता है, और इसमें हर प्रोसेस का हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कितना हुआ हर प्रोसेस में वो देखा जाता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कॉस्ट कंट्रोल या फिर कॉस्ट रिडक्शन या फिर और कोई भी चीजें जो डिटरमाइन करनी है, प्रॉफिट देखना है या फिर और कोई डिसीजंस लेने हैं, वो सारे उसमें कंसिडर किए जाते हैं, उसके लिए वो डेटा का यूज किया जाता है, राइट। सो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अलग अलग प्रोसेसेस, उसके अलग अलग कॉस्ट निकाला जाता है। जो हमने कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में WIP कंसीडर किया था, WIP अकाउंट जो हम बनाते थे, तो वो जो WIP अकाउंट है उसमें जो भी मटेरियल इश्यू किया है फॉर द प्रोडक्शन, उसमें जो लेबर यूज किया गया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है उसको हम डेबिट करते थे। यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट में वो डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस जो है उसके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वो सिमिलर टू WIP अकाउंट जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बनाते थे वैसा ही होगा। हमने जॉब कॉस्टिंग के अंदर हमने जॉब के हम अकाउंट्स बनाते थे, यहाँ पर प्रोसेसेस के अकाउंट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। तो जैसे WIP में करते थे, ओपनिंग WIP है, रॉ मटेरियल ऐड किया, लेबर, ओवरहेड्स ऐड किया, उसमें से कुछ फिनिश गुड्स मिलेगा, राइट, कुछ क्लोजिंग WIP होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेस में होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग में होगी, प्रोसेस अकाउंट्स होगी,
यहाँ पर हमारे लिए जो प्रोसेस है वो कॉस्ट यूनिट है, उसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। हर एक प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसे कई बार सेल भी किया जा सकता है या फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट भी बन सकता है। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकालने और उसको कैलकुलेट करने में, उसका वैल्यूएशन करने में यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका मीनिंग दिया हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेसेस। जहां पर मटेरियल को 2 या उनसे ज्यादा प्रोसेसेस में से पास होना पड़ता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले 2 या उनसे ज्यादा प्रोसीजर्स में से पास होते हैं। It is defined as method of cost accounting, whereby costs are charged to process or operations and averaged over units produced. जो पूरी प्रोसेस का कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सच प्रोसेस से डिवाइड किया जाता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सच प्रोसेस हमें मिल सकता है। A separate account for each process is opened and all expenditure pertaining to a process is charged to that process account. Such type of costing method is useful in the manufacturing of products like steel, paper, medicines, soaps, chemicals, rubber, vegetable oil, paints, varnish, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जा सकता है। स्टील, पेपर, रबर, वर्निश, पेंट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। तो इसमें से आप 2-5 नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग और वो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। Where the production process is continuous and the output of one process becomes the input of the following process till completion. यहाँ पर हर एक प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, राइट। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती ही रहेगी। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस 1 में ऐड किया जाता है। प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। प्रोसेस 2 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट बनेगा। प्रोसेस 3 में से यहाँ पर प्रोसेस 3 तक का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राइट। मोर देन 3 प्रोसेसेस भी हो सकता है, तो उसमें से जो लास्ट प्रोसेस होगी उसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिला वो सेलेबल भी हो सकता है, हम सेल भी कर सकते हैं। इवन प्रोसेस 2 में से जो मिला उसको भी सेलेबल हो सकता है, वो सेल भी कर सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस में से जो आउटपुट मिलेंगे वो या तो सेल हो सकता है या फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज हो सकते हैं। जो प्रोसेस 1 में से मिला वो अगर सारा का सारा सिर्फ सेल ही करना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आएगा, उसको या ऑप्शन तो होना ही चाहिए कि उसको हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड हैव नॉर्मली वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। Each plant or factory is divided into number of processes, cost centers or departments, and each such division is a stage of production or process. यहाँ पर फैक्ट्री को अलग अलग प्रोसेसेस या कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स वगैरह में डिवाइड कर दिया है और उसी का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। Manufacturing activity is carried on continuously by means of one or more process run sequentially, selectively or simultaneously. यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलता ही रहेगा। वो प्रोसेस सीक्वेंशियली हो सकती है, मतलब 1 then 2 then 3 then 4 एंड कंटिन्यूअस। सिलेक्टिवली 1 के बाद 2 नहीं करना है, 3 करना है, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, बट 5 के बाद सीधा 8 प्रोसेस होगा। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ प्रोसेसेस होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सारे प्रोसेसेस होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कम प्रोसेसेस होगी, ऐसा हो सकता है। तो सिलेक्टिव अप्रोच भी हो सकता है या फिर साइमल्टेनियसली, मतलब कि प्रोसेस 1 भी चल रहा है, प्रोसेस 2 भी चल रहा है, बाद में उसमें से जो दोनों आउटपुट मिलेंगे वो प्रोसेस 3 में एक साथ होंगे। तो साइमल्टेनियसली एक साथ भी मोर देन 1 प्रोसेसेस चल सकती है। सीक्वेंशियली 1 then 2 then 3 भी हो सकता है। सिलेक्टिवली 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। The output of one process becomes the input of another process. एक प्रोसेस का आउटपुट जो होगा वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। The end product usually is of like units, not distinguishable from one another. जो हर एक प्रोसेस में से जो प्रोडक्ट मिला है वो एक जैसा ही होगा, वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन से रॉ मटेरियल में से कौन सा प्रोडक्ट बना है। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सिमिलर ही लगेंगे, उसके जो फीचर्स होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा, आइडेंटिकल होंगे।
It is not possible to trace the identity of any particular lot of output to any lot of input material. ये जो आउटपुट मिला है वो कौन से इनपुट में से मिला है वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इनपुट्स जितने भी होंगे वो सब कुछ मिक्स हो जाएंगे, उसमें से आउटपुट बनेगा, बट वो कौन से लॉट ऑफ इनपुट में से कौन सा लॉट ऑफ आउटपुट मिला वो नहीं पता चलेगा, राइट। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डिस्टिंग्विश करना, पता करना डिफिकल्ट है। For example, in the sugar industry, it is impossible to trace any lot of sugar bags to a particular lot of sugar cane or vice versa. सुगर कैन जो है वो उसमें से सुगर बनता है, उसमें से जेगरी बनता है, वो अलग अलग प्रोसेसेस में से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो सुगर कैन है, राइट, उसमें से कौन सी सुगर कैन में से कौन सा सुगर या कौन सा जेगरी बना वो नहीं पता चल सकता है, क्योंकि जो सुगर कैन है उसमें से जूस निकलता है और वो जूस को प्रोसेस करके सुगर या फिर जेगरी बनाया जाता है। तो वो जूसेस जो है वो सारे सुगर कैन के एक साथ मिल जाएंगे और उसमें से सुगर बन जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। तो इट इज impossible to identify which input is used to which output, which sugarcane lot is used to which sugar or jaggery, right? Production of a product may give rise to joint and or byproduct. जो ये प्रोसेस करेंगे उसमें से जॉइंट प्रोडक्ट भी मिल सकता है, मतलब कि एक प्रोसेस में से आपको मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिले, मोर देन वन जॉइंट प्रोडक्ट्स मिले, या फिर बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। बाय प्रोडक्ट से उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है, बट वो मिलते हैं, निकलते हैं उसमें से, और हाँ उसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट से कम होगी बट वो सेलेबल हो सकते हैं, राइट, या फिर उसका और तरीके से भी यूज किया जा सकता है। ये बाय प्रोडक्ट के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में भी कहीं पर रेफरेंस आता है बाय प्रोडक्ट का, राइट। जनरल एग्जांपल्स उसके कहा जाता है कि जो भी जो दही है उसमें से, या फिर बटर मिल्क, जो बटर निकालना है, बटर की प्रोसेस है उसमें से बटर मिल्क है वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। ये शुगर केन में से भी जो शुगर बनानी है उसमें से जो मोलासिस निकलता है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। तो उसकी वैल्यू जनरली कम होती है बट वो सेल किया जा सकता है या फिर दूसरी कोई प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट है वो अपने ऑयल वगैरह जो है उसको रिफाइन करते हैं, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी उनके अलग अलग जो चीजें मिलती है वो सारी जॉइंट प्रोडक्ट है, सभी की वैल्यू इतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो सकता है। बाय प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट अलग से मिल सकता है प्रोसेस में से। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग और उसका मेजरमेंट वगैरह कैसे होगा वो इन डिटेल हम चैप्टर 11 में कवर अप करेंगे। चैप्टर 11 पूरा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के लिए हम जो इस चैप्टर के बाद हम कवर अप करेंगे, राइट। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, राइट। सिंपल है, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोसेस है उसी को, मतलब कि पूरी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, उसी को प्रोसेसेस, कॉस्ट सेंटर्स, डिवीजन, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, उसमें जो प्रोसेसेस है वो सीक्वेंशियली, सिलेक्टिवली या फिर साइमल्टेनियसली हो सकता है। एक प्रोसेस का आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। सारे के सारे आउटपुट जो है वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कौन से इनपुट में से कौन सा आउटपुट मिला है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, राइट। फिर कॉस्टिंग प्रोसीजर, इसमें भी कॉस्ट कौन से एलिमेंट के होंगे, मटेरियल होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ओवरहेड्स होगा। ये हमने चैप्टर, मटेरियल है वो चैप्टर 2 में पढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, और ओवरहेड्स है वो चैप्टर 4 और 5 में पढ़ा है। तो उसमें से कैसे कॉस्ट निकलते हैं वो उसमें समझाया गया है, वही यहाँ पर होगा। जो भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। यहाँ पर ओवरहेड स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स जो कहते हैं वही यहाँ पर कवर अप होंगे, और उसी को प्रोसेस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, जैसे WIP अकाउंट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में करते थे, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, राइट। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट। यहां पर हमें प्रिपेयर करने हैं प्रोसेस अकाउंट्स, मोर देन वन प्रोसेस होगी, उससे कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ और टोटल कॉस्ट कितना हुआ, सारी की सारी प्रोसेस का वो हमें कैलकुलेट करना है। The total units that passed through each process were 240 for the period. 240 यूनिट्स है वो सारे के सारे प्रोसेसेस में से पास हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस 1, 2 एंड 3 के एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। मटेरियल कितना कितना है 150, 50 एंड 20, लेबर है 80, 2 लाख एंड 60 एंड अदर एक्सपेंसेस है 26, 72 एंड 25,000।
Indirect expenses amounting to rupees 85,000 may be apportioned on the basis of wages. Indirect expenses मतलब कि overheads है जो wages के basis पर हमें apportion करने रहेंगे, right? तो तीनों ही प्रोसेसेस में 85,000 है वो लेबर कॉस्ट के बेसिस पर हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर 80,000, 2 लाख और 60,000 है। सो हम 8:20:6 के रेशियो में कर सकते हैं इसको डिवाइड। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा और प्रोसेस 2 में से जो निकलेगा वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट बनेगा। तो यहाँ पर ये सारे जो एक्सपेंसेस है राइट वो तो डेबिट किए जाएंगे, प्लस ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी डेबिट किया जाएगा और उसमें से जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिलेगा मतलब इन सभी का टोटल वो प्रोसेस 2 में एज ए इनपुट जो है वो हम कंसिडर करेंगे। प्रोसेस 2 में ये सारा कॉस्ट प्लस प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था वो सब कुछ प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट बनेगा और उसमें से जो भी अमाउंट मिलेगा वो हम प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे, राइट? बाकी कुछ अलग नहीं है। चलिए समझते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। इसमें जनरली पर्टिकुलर्स ये पर यूनिट कॉलम जनरली नहीं बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट्स में हम यूनिट्स की कॉलम बनाते हैं कि भाई यूनिट्स कितने हैं। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि भाई आपको 240 यूनिट्स है वो सारी की सारी प्रोसेस में निकालने हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई भी टाइप का लॉस नहीं हो रहा है, जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है, राइट? इसीलिए यहाँ पर यूनिट्स की कॉलम नहीं बनाई है। इलस्ट्रेशन 1 के अलावा जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो प्रोसेस अकाउंट होगा उसमें जो कॉलम्स रहेगी वो डेबिट में पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड टोटल अमाउंट रुपीस की, फिर पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट की कॉलम रहेगी। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पर यूनिट दिया हुआ है, आप पर यूनिट की जगह पर यूनिट की कॉलम बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट? यहाँ पर हमें पर यूनिट की कोई जरूरत भी नहीं है, हमें एक्चुअल में पूछा भी नहीं है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, आपको ईच प्रोसेस का कॉस्ट निकालना है और टोटल कॉस्ट निकालना है, राइट? तो ये पर यूनिट कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हमें दिया भी नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार 240 यूनिट्स है जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। वैसे भी ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इजी सा दिया हुआ है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, राइट? तो चलिए यहाँ पर जो भी कॉस्ट वगैरह है वो हम डेबिट करेंगे और इसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर हमें मटेरियल दिया था 1,50,000, राइट? प्रोसेस 1 के लिए देख रहे हैं हम, फिर लेबर था 80,000 और फिर अदर एक्सपेंसेस दिए थे 26,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इन जनरल था तीनों प्रोसेस के लिए वो बताया था 85,000। तो 85,000 जो है राइट वो तीनों प्रोसेस के लिए, तो तीनों प्रोसेस में हमें वो वेजेस के बेसिस पर अपोर्शन करना है। वेजेस जो है वो 80,000, 2 लाख एंड 60,000 है, तो उसको 8:20:6 के रेशियो में कर सकते हैं आप, राइट? सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क मतलब कि वर्किंग नोट दिया हुआ है, राइट? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 80,000, 2 लाख एंड 60,000 मतलब कि 3,40,000 में उन्होंने अपॉर्शन किया हुआ है, राइट? तो ये हो जाता है प्रोसेस 1 का 20,000, 50,000 प्रोसेस 2 का और प्रोसेस 3 का 15,000। सिंपल। तो ये भी हमें डेबिट करना होगा प्रोसेस अकाउंट्स में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज जो वर्किंग नोट में दिए हैं, राइट? तो ये जो है वो सारा एक्सपेंस हो गया 2,76,000 फॉर प्रोसेस 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो आउटपुट हमारा बनेगा। आउटपुट की जो वैल्यू है वो 2,76,000 हुई जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिला है हमें वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करना है, दैट इज 2,76,000। सी आपको याद हो चैप्टर 7 के अंदर हमने WIP अकाउंट बनाते थे तो उसमें भी ऐसा ही था। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो थे वो हम डेबिट करते थे और उसमें से जो आउटपुट मिल रहा था वो हम फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में डेबिट करते थे और ये जो WIP अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट करते थे। यहाँ पर अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं है इसलिए वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिला वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोसेस 2 अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रोसेस 1 अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर हमें 1, 2 एंड 3 प्रोसेस दी गई है। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर होगा और जो प्रोसेस 3 का आउटपुट मिलेगा वो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होगा क्योंकि वो सेलेबल रहेगा, राइट? चलिए
फिर प्रोसेस टू अकाउंट, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि ये जो प्रोसेस 1 में से हमने ट्रांसफर किया है वो यहां पर सबसे पहले डेबिट किया जाएगा, राइट। सो टू प्रोसेस 1 अकाउंट 1150 जो पर यूनिट कॉस्ट है जिसकी जरूरत नहीं है, टोटल है 2,76,000। फिर इसमें भी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड किए हुए हैं, राइट, वो हमें दिया हुआ है 50,000 मटेरियल है, 2 लाख रुपीज लेबर है और 72,000 जो है वो अदर एक्सपेंसेस है। इसको यहाँ पर डेबिट किया है, मटेरियल 50, लेबर 2 lakhs एंड अदर एक्सपेंस 72। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स दिए थे वो हमने नीचे वर्किंग नोट में देखे, दैट इज 50,000 रुपीज, वो डेबिट किया। इन सभी का टोटल हुआ 6,48,000 जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाएगा। सो प्रोसेस 3 अकाउंट 6,48,000 एंट्री बन गई, प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 2 अकाउंट, और ये अकाउंट क्लोज हो गया। फिर प्रोसेस 3 अकाउंट बनाया, तो जो प्रोसेस 2 का आउटपुट था वो यहां पर इनपुट बन जाएगा, डेबिट किया जाएगा। प्रोसेस 2 अकाउंट 6,48,000। अब प्रोसेस 3 में भी कुछ एक्सपेंसेस किए हुए हैं, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस के, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, 60,000 एंड 25,000, उसको हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में, राइट। मटेरियल 20,000, लेबर 60 एंड अदर एक्सपेंस 25। और ये जो वर्किंग नोट 1 में से हमें ओवरहेड्स मिले थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको भी यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 15,000। सो इन सभी का टोटल हो जाता है 7,68,000 जो बन जाएगा फिनिश गुड्स में, वो ट्रांसफर किया जाएगा। सो यहाँ पर है फिनिश स्टॉक अकाउंट 7,68,000। जो हम चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में करते थे कि भाई WIP में से जो बन गया है उसे फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था, उसकी एंट्री बनती थी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, सिंपल। वैसा ही यहाँ पर है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 3 अकाउंट, जो भी लास्ट प्रोसेस होगी उसमें से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी अगर अभी भी प्रोसेस हो रहा है तो जो प्रोसेस में आउटपुट, जो प्रोसेस में से आउटपुट मिला है उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जो प्रोसेस में वो इनपुट बनेगा उसको डेबिट किया जाएगा, सिंपल। तो वो एक चीज जो है वो अलग है, बाकी सिंपल बेसिक है, राइट। और यहीं से हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज कॉस्ट तो हमें मिल गया कि भाई प्रोसेस 1 जो है उसमें 2,76,000 का कॉस्ट हुआ, प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट हुआ 6,48,000, राइट। और प्रोसेस 3 में से जो मिला उसमें से टोटल कॉस्ट हो गया 7,68,000। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। चलिए अब समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि ये आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, आप चाहे कुछ भी कर ले, वो नॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस होने ही वाला है, वो अनअवॉइडेबल है, चाहे कितना भी अच्छा प्रोसेस कर ले, कितना भी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिस वजह से वो लॉस होता ही है। इवापोरेशन हो सकता है, कई बार साइज कम हो जाती है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है कि चाहे आप कितना भी कर ले उस प्रोसेस में से ही इवापोरेशन या ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिस वजह से जितना इनपुट आपने ऐड किया था उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सिंपल, जितना हम दूध ऐड करते हैं चाय बनाने के लिए, तो उतना दूध जितना ऐड करते हैं, जितना पानी भी ऐड करोगे तो भी उसमें से अगर आप अच्छे से चाय बनाएंगे, अच्छे से उबालेंगे, तो उसमें से डेफिनेटली आप जितना दूध या फिर पानी डाला है उससे आपकी जो चाय होगी, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसमें थोड़ा सा तो क्वांटिटी कम होगा ही, क्योंकि जो उबालने की जो प्रोसेस है, राइट, तो उस वजह से ही उसमें जो लॉस हो रहा है, मटेरियल जो है वो कम हो जाता है, दैट इज नॉर्मल लॉस। अगर आप अच्छे से चाय उबालेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम होने ही वाली है, राइट। तो वो नॉर्मल लॉस है, अनअवॉइडेबल लॉस है। तो ये सभी चीजों में होता ही है, पेट्रोल डीजल में भी इवापोरेशन होता ही है, तो इससे नॉर्मल लॉसेस होने ही वाले हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल लॉस है उसको गुड यूनिट्स जो है वो बेयर करेंगे, इसका जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। नॉर्मल लॉस जो हुआ है उस वजह से यूनिट्स कम हो जाएंगे, पर उस वजह से कॉस्ट हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज नहीं कर सकते, कॉस्ट की जो अमाउंट है वो एज इट इज रहेंगी। इसी वजह से जो गुड यूनिट्स बने हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, और ये नॉर्मल लॉस हर बार
जो है वो कस्टमर के पास से वसूल किया जाता है। सिंपली मैंने जो चाय वाला एग्जांपल दिया कि भाई चाय जो है उसमें जितना आप दूध पानी वगैरह ऐड करेंगे, बट उसमें से जितना दूध या पानी ऐड किया उनसे क्वांटिटी चाय की फिनिश गुड्स क्वांटिटी जो है वो कम ही मिलेगी। तो अगर आप चाय का बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली जितना दूध या पानी आप यूज कर रहे हो उसका जो कॉस्ट हो रहा है वो आप कस्टमर के पास से ही वसूल करेंगे। अगर आप 10 रुपए में एक चाय का कप पी रहे हैं तो उस 10 रुपए के अंदर अंदर वो जो दूध में उबाल आया और उस वजह से जो नॉर्मल लॉस हुआ वो भी आप ही पे कर रहे हैं एज ए कस्टमर। समझ में आ रहा है? दैट इज नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि वो अवॉइडेबल है, वो हर बार नहीं हो रहा है, वो अगर ध्यान से करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस शायद होगा ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस है वो खराब हो गई चीज, रॉ मटेरियल खराब हो गया, वो टूट गया फूट गया, राइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर लेबर को नहीं आता है, या फिर कोई और चीजें, कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो शायद वो कंसिडर नहीं कर पाएंगे और उस वजह से लॉस हो जाएगा। जैसे कि ये चाय वाला ही अगर एग्जांपल हम कंटिन्यू करें तो अगर कोई रीजन से जो दूध है वो फट गया तो उस वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कम चाय बनी, राइट, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। वो दूध फट गया, दूध जो है वो गिर गया, राइट, खराब हो गया कोई भी रीजन से, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। उस वजह से ऐसा नहीं होगा कि चाय वाला उस दिन आपके पास से 12 रुपए वसूल करेगा, वो 10 रुपए ही वसूल करेगा। वो एबनॉर्मल लॉस है, वो अवॉइडेबल था और उसके लिए कस्टमर पे ही नहीं करते हैं, तो उसको जनरली कॉस्टिंग पेनल में चार्ज करते हैं, वो गुड यूनिट्स बेयर नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, बट जो एबनॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स बेयर नहीं करते, उसको कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करते हैं, वो ओवरऑल प्रॉफिट में से कम हो जाता है उस वजह से, राइट। और एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट आया ही होगा। एबनॉर्मल गेन थोड़ा सा अलग है। एबनॉर्मल गेन क्या है? जो आपका नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस था, नॉर्मली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मल लॉस है वो पहले से जनरली एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, उसको अज्यूम या फिर उसको बजट वगैरह कह सकते हैं, या फिर जनरली कितना होता है वो स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड लॉस से आपका लॉस एक्चुअल में कम होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। आपने जितना एक्सपेक्ट किया है कि भाई इतना लॉस होगा, नॉर्मल लॉस इतना होगा, ये अनअवॉइडेबल है, उनसे अगर आपका लॉस जो है वो एक्चुअल में कम हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। वो कोई भी रीजन से हो सकता है, वो अगर एबनॉर्मल गेन एक आध बार कई बार हो जाता है कोई रीजन से, अलग से प्रोसेस किया जाए फिर कुछ भी, तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। उस वजह से आपका नॉर्मल लॉस की वजह से जो कॉस्ट गुड यूनिट्स जो ज्यादा बेर कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट इन द अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट। तो ये एबनॉर्मल गेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा है कि आपकी जो प्रोडक्शन होगा उसमें जितना रॉ मटेरियल है उसका 5% नॉर्मल लॉस है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल में आपका जो लॉस हुआ है वो 3% हुआ, तो जो 2% आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हुआ। समझ में आ रहा है? दैट इज एबनॉर्मल गेन। अब ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये हमने समझा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी कॉस्ट अकाउंट में, वो यहाँ पर समझना जरूरी है, राइट। तो इसका थियरी और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों में ही हेल्पफुल होगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना चाहिए, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। लॉस ऑफ मटेरियल इज इनहेरेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑपरेशन। मटेरियल का लॉस होना ये इनहेरेंट है, ये आप कभी भी 100% जीरो नहीं कर सकते कि लॉस कुछ हो ही ना, राइट। वो इनहेरेंट है, होने ही वाला है। द लॉस ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस arises due to reasons like evaporation or a change in the moisture content etc. मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, प्लस हो जाए, तो उस वजह से भी क्वांटिटी प्लस माइनस हो जाती है, इवापोरेट हो सकता है। प्रोसेस लॉस इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एंड इट्स आउटपुट। ये जो लॉस हुआ वो जितना इनपुट ऐड किया और उसमें से जितना आउटपुट मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस। There are two types of material losses, which is a normal loss and abnormal loss. Normal process loss. It is also known as normal wastage. It is defined as the loss of material which is inherent in the nature of work. Inherent है, ये होने ही वाला है, आप कुछ भी कर लें। Such a loss can be reasonably anticipated from the nature of the material. ये आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, पहले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना लॉस होगा। जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ऐसा है कि उस वजह से जितना आप
उसको मतलब कि ऐसा कि जितना आप ऐड कर रहे हो उतना आपको सब कुछ पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ ऑपरेशन, जिस तरह के प्रोसेस ऑपरेशन करने वाले हैं हम। द एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल डेटा, एक्सपीरियंस कि भाई हाँ इतना हर बार लॉस होता है तो ऐसा हो सकता है। टेक्निकल डेटा मिला है कि भाई जनरली इतना एक्सपेक्टेड है कि इसमें से जितना इनपुट करेंगे इसमें से इतना आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीजों के बेसिस पर पता चल सकता है कि भाई कितना हमें नॉर्मल लॉस ऑफ एक्सपेक्ट करना है। सिंपली अगर आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप चिप्स बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, राइट, तो जितने भी पोटैटोज आप यूज करते हैं, जितना भी केजीज ऑफ पोटैटोज आप ने लेकर आए हैं, डेफिनेटली उसका पूरा का पूरा आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पोटैटोज जो है उसमें से जो उनकी छिलके वगैरह है वो निकल जाएंगे। उस वजह से थोड़ा सा जो वजन है, राइट, वो तो कम होने ही वाला है, उसमें से कुछ खराब भी निकल सकता है। दैट इज नॉर्मल लॉस और वो होता ही है। ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पोटैटोज में से वो जो छिलके वगैरह निकल जाएंगे, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो जाएगा। तो वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जितना इनपुट डाला उतना हम पूरा का पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल ऐसा है। पेट्रोल डीजल में भी कह सकते हैं कि इवापोरेट होता है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल ऐसा है। फिर नेचर ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जो चाय बनाने की एग्जांपल दिया कि भाई चाय में जो उबलने की प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा जो दूध वगैरह पानी वगैरह वो इवापोरेट होने ही वाला है। दैट इज नेचर ऑफ ऑपरेशन की भी ये होने ही वाला है, राइट। फिर एक्सपीरियंस से भी पता चलेगा कि भाई किसमें कितना लॉस होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, भले ही पढ़ाना जो है वो सर्विस है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग, बट उसमें भी जितना पढ़ाते हैं, अगर यहाँ पर यूट्यूब में हम हो सके उतना ट्राई करेंगे कि इसमें कोई भी टाइप का नॉर्मल लॉस ना हो, कोई भी टाइम पास वगैरह ना हो, राइट। मैं सिंपली जो पानी पीता हूं तो ऐसा नहीं कि ये जितने भी लेक्चर्स है उसमें कभी भी मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आई ट्राई कि मैं उसको एडिट कर दूं, राइट। वहां पर मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूं या फिर वो वीडियो में जब भी मैंने पानी पिया उसको मैं एडिट कर दूं ताकि आपका टाइम बचे। बट प्रैक्टिकली जब फिजिकली अगर लेक्चर ले रहे हैं तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो मैं पानी पीऊं ही ना, पानी भी पीना पड़ता है, वॉशरूम भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, आपको हंसाना भी पड़ता है, राइट, कुछ और बातें भी करनी पड़ती है। फिजिकल लेक्चर्स होते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन नहीं रहता है कि आप पूरा पढ़ाते ही जाओ, क्योंकि उसमें ब्रेक जो है वो देने पड़ते हैं। बट यहाँ पर यूट्यूब में मैं पढ़ाता हूं तो उसमें ब्रेक देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी आप लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं, आपका हेडेक हो रहा है, कुछ भी। बट वो चीज फिजिकल में नहीं हो सकती, तो फिजिकल में मुझे ब्रेक्स देने ही पड़ेंगे, कुछ और बातें करनी ही रहेगी। दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा, राइट, कि कब आपको क्या चीजें करनी है, उसमें सिर्फ आप नहीं पढ़ा सकते। सो वो भी एक नॉर्मल लॉस है, होता ही है। अगर कोई एम्प्लॉयज है वो भी नॉर्मल लॉस, उनका भी कुछ ना कुछ होगा, वो भी कंटिन्यूअसली 8 आवर्स की उनके शिफ्ट है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 8 आवर्स पूरा का पूरा काम करेंगे, उसमें उनका भी टाइम पास कहीं ना कहीं होगा ही। टी ब्रेक्स होंगे, लंच ब्रेक्स होंगे, वो वॉशरूम के लिए जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉस। तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, राइट। चलिए, और टेक्निकल डेटा कई बार मटेरियल या प्रोसेस में से भी पता चल सकता है कि भाई इतना लॉस होगा, राइट। इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल और द प्रोसेस, ये अनअवॉइडेबल है। इट आल्सो इंक्लूड्स यूनिट्स विथड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस फॉर टेस्ट और सैंपलिंग। ये जो चीज है नॉर्मल लॉस में, अगर कोई भी हमने यूनिट्स को चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए या फिर सैंपल्स के लिए भी अगर विड्रॉ किया है तो उससे भी नॉर्मल लॉस माना जाएगा, क्योंकि वो टेस्टिंग वेरिफिकेशन जो प्रोसेस करना है, राइट, वो भी जरूरी है, वो अनअवॉइडेबल है। उनसे ही पता चलेगा कि भाई आपका जो फिनिश गुड्स का पूरा लॉट है वो बराबर है या नहीं। मतलब कि वो विड्रॉन में अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल वगैरह अगर टेस्टिंग हो रहा है तो उसमें मोबाइल फोन जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो आपने टेस्ट कर लिया, फिर वो आप सेल कर सकते हैं। बट अगर कोई खाने पीने की चीज है तो उसमें अगर चाय बनाने वाला जो चाय चखता है, राइट, वो जो चाय चखता है वो डेफिनेटली नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो टेस्ट कर लिया, वो किसी को सर्व नहीं कर सकते हैं, वो है ही नहीं, वो लॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें जो है उसमें जो टेस्टिंग वेरिफिकेशन आता है और उसके लिए जो विड्रॉ किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस, राइट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें गलती हो सकती है, इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह भी बन सकता है। Treatment in cost accounts. The cost of normal process loss in practice is absorbed by good units produced.
जो गुड यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको नॉर्मल लॉस को बेयर करना रहेगा। अंडर द प्रोसेस the amount realized by the sale of normal process loss unit should be credited to the process account। अगर नॉर्मल लॉस जो हुआ है और उसको हम कहीं पर सेल कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसके सामने कुछ भी अमाउंट हमें रियलाइज होती है, तो वो जो अमाउंट रियलाइज होती है उसको हमें जो कॉस्ट है प्रोसेस का पूरा उसमें से उस अमाउंट को माइनस करना है, जिससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो नॉर्मल लॉस में से जो हमने पैसे कमाए हैं उस वजह से नॉर्मल लॉस की अमाउंट है वो किसको बेयर करनी है, वो गुड यूनिट्स को बेयर करनी है। बट अगर उसमें से कुछ पैसे मिले तो उस वजह से नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा, उस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है वो कम हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। राइट, यहाँ पर इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है, इनसे आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। Material issued to process 1 amounted to rupees 40,000, wages rupees 30,000 and manufacturing overheads were rupees 27,000। यहाँ पर प्रोसेस 1 जो है उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है वो बताए हैं। मटेरियल है 40,000, वेजेस है 30,000 एंड ओवरहेड्स है वो 27,000। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ इनपुट। जितना इनपुट दिया उसका 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। 4750 units of output were produced and transferred out from process 1। आउटपुट हमें कितना मिला? 4750 यूनिट्स जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया गया। There were no opening stocks। Input raw material issued to process 1 were 5000 units। इनपुट कितना दिया था? 5000 यूनिट्स। उसमें से मिला कितना? 4750। तो बाकी का नॉर्मल लॉस हो सकता है। स्क्रैप हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो स्क्रैप है, ये जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो प्रोसेस अकाउंट जो बनेगा प्रोसेस 1 अकाउंट, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। कैसे बनेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट? मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोसेस अकाउंट में जो कॉलम्स रहती है वो यूनिट्स और रुपीस की रहेगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड पर। तो ये पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर यूनिट्स आएंगे और यहाँ पर रुपीस, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। राइट, तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि भाई मटेरियल कितना दिया है हमें, ये भाई 5000 यूनिट्स है वो आपने ऐड किए हैं एज ए इनपुट और उसका कॉस्ट था 40,000 रुपीज। फिर वेजेस हमें बताए थे 30,000 के, उसमें वेजेस में तो कोई मटेरियल के यूनिट्स नहीं होंगे। और जो ओवरहेड्स बताया था वो था 27,000। राइट, 40 30 27 और 5,000 था। और हमें बताया कि भाई नॉर्मल लॉस जो है वो कितना एक्सपेक्टेड है। राइट, 5% ऑफ इनपुट। तो नॉर्मल लॉस कितना जाएगा भाई? 5,000 इंटू 5%। तो 5,000 के 5% करेंगे तो हो जाएंगे 250 यूनिट्स। राइट, तो 5,000 में से नॉर्मल लॉस है 250 यूनिट्स। बट इसका अमाउंट कोई भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कर देंगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। बट यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ये जो आउटपुट मिलेगा उसी को बेयर करना रहेगा। और हमें बताया कि भाई नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया? प्रोसेस 2 में 4750। सो 4750 प्लस 250 हो जाता है 5000। मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ है, जितना नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था उतना ही हुआ है, उसके अलावा सब कुछ हमें आउटपुट मिल गया है। राइट, तो यहाँ पर जो बाकी का अमाउंट होगा, राइट, बैलेंसिंग अमाउंट, वो क्या हो जाएगा? 4750 यूनिट्स का कॉस्ट। सो 40 प्लस 30 प्लस 27, राइट, तो वो हो जाता है 70 प्लस 27 मतलब 97,000। तो ये 97,000 कॉस्ट हो जाएगी 4750 यूनिट्स की। सी यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचते कि अगर 5000 यूनिट्स आपको मिलते हैं तो 97,000 डिवाइड बाय 5000 करते तो कितना हो जाता? तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाता 19.4 रुपीज। बट यहाँ पर एक्चुअल में हमारा 250 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है तो हमें मिले हैं 4750 यूनिट्स। तो अगर 9750 डिवाइड बाय 4750 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा 20.42 रुपीज। इसका मतलब कि जो ये 4750 यूनिट्स है उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया 19.4 से 20.42, मतलब अराउंड एक रुपीज से कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ गया, क्योंकि ये जो 250 यूनिट्स का जो कॉस्ट था वो कौन बेयर कर रहा है? 4750 यूनिट्स। क्लियर, समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो नॉर्मल लॉस जो होगा उसमें यूनिट्स क्रेडिट किए जाएंगे बट कॉस्ट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कुछ भी रियलाइज होता है तो उतना क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर हमें स्पेसिफिकली बोला है देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, तो इस वजह से हम यहां पर कुछ भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट नॉर्मल लॉस। राइट, यहां पर मैंने ये सिर्फ रफली समझाने के लिए बताया है।
आपको प्रॉपरली बाय टू वगैरह जो है, राइट, वो सब कुछ लिखना रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये जो चीज है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। फिर एग्जाम्पल 2 दिया है नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू। जो एग्जाम्पल 1 था उसी का डेटा एज इट इज है। मटेरियल 40,000, वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, 4750 यूनिट्स आउटपुट मिला, 5,000 हमने इनपुट दिया था। सिर्फ एक लाइन चेंज है, दैट इज स्क्रैप हैज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹2 पर यूनिट। यहाँ पर पहला जो एग्जांपल था उसमें स्क्रैप की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी। एग्जांपल 2 में स्क्रैप की वैल्यू दी गई है ₹2 पर यूनिट, और फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर चेंज क्या होगा, आपका एज इट इज क्वेश्चन में आपका पूरा ये बनेगा प्रोसेस अकाउंट। अरे बट यहां पर जो अमाउंट नॉर्मल लॉस है उसमें कुछ क्रेडिट किया जाएगा। कितना? ₹2 पर यूनिट आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो 250 यूनिट्स है उसको भी हम सेल कर पाएंगे। उसमें 250 यूनिट्स इंटू ₹2 हमें मिलेगा, तो ₹500 जो है वो हमें मिलेंगे नॉर्मल लॉस के सामने। तो उस वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर जो ये कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरली, यहां पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिल सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला बताई गई है, सिंपल है। क्या करना है, सी हम यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा 97,000 डेबिट का टोटल करेंगे, उसमें से ये 500 हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर करना है, दैट इज 96,500। और ये 96,500 को अगर हम 4750 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। तो वो कितना होता है, 96,500 डिवाइड बाय 4750, तो वो होता है 20.3157, ताकि प्रिसाइजली आपको मिल सके 20.3158। तो यहां पर ये जो प्रोसेस 2 या फिर और कोई भी अमाउंट क्रेडिट पर आती है तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए फॉर्मूला दी गई है, सिंपली क्या, टोटल कॉस्ट, जो भी पूरा प्रोसेस का टोटल कॉस्ट हुआ है उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, मतलब कि 97,000 माइनस 500, राइट, उसको डिवाइड करेंगे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 97,000 टोटल कॉस्ट है, उसमें से जो रियलाइजेबल वैल्यू है ₹500 नॉर्मल लॉस की, उसको डिवाइड करेंगे, टोटल इनपुट था 5,000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे 250, तो ये हो जाएगा 20.3158, राइट। सिंपल ये फॉर्मूला है, बट इसका लॉजिक क्या है कि भाई जितना डेबिट किया है आपने एक्सपेंस में, उसमें से जो नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें बाकी की जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। बट उसको हमें पर यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, उसको हम टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, मतलब कि 4750 यूनिट्स जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज ₹20.3158 इन दिस केस। अब इसका लॉजिक या फिर इसको करने की जरूरत क्या है, ये तो सिर्फ हम बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हैं। यस, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टू एग्जांपल्स, एग्जांपल 1 एंड 2 ऐसा कर सकते हैं। बट एग्जांपल 3 से जब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आएंगे तब डायरेक्टली सिर्फ बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी डेबिट क्रेडिट होंगे। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है इसका यूज किया जाएगा और ये पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालना रहेगा, राइट। चलिए, तो वो हम एबनॉर्मल लॉस और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूसेज कहां पर होगा वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। चलिए, तो ये एग्जांपल 2 था, राइट, सिंपल। अब देखते हैं एबनॉर्मल लॉस, abnormal process loss. It is also known as abnormal wastage. It is defined as the loss in excess of the predetermined loss. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस है वो एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, बट उनसे ज्यादा अगर लॉस हो जाएगा दैट इज कंसिडर्ड एज abnormal loss. This type of loss may occur due to the carelessness of workers. वर्कर ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, a bad plant design, प्लांट की डिजाइन अच्छी नहीं है और उस वजह से आउटपुट अच्छे से नहीं मिल रहा है, और ऑपरेशन, सबोटेज एटसेट्रा, ये सारे रीजन हो सकते हैं। कोई डिजास्टर या ऐसी कोई चीजों की वजह से भी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। सच अ लॉस कैन नॉट ऑब्वियसली बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, ये पहले से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स। बट ध्यान रखेंगे तो ये लॉसेस कम हो सकते हैं, राइट। पहले से पता नहीं है बट थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है प्लांट वगैरह का, वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रही है, तो ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। Treatment in cost accounts. The cost of an abnormal process loss units is equal to the cost of good units. यहाँ पर यूनिट जो लॉस है प्रोसेस लॉस यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। मतलब जो हमने आगे के क्वेश्चन मतलब एग्जांपल 2 में जो हमने 20.3158 जो देखा था वो आउटपुट का भी वही वैल्यू है और एबनॉर्मल लॉस का भी वही वैल्यू रहेगा पर यूनिट। The total cost of abnormal process loss is credited to the process account from which it arises. जो abnormal loss जो मिला है उसको उस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और abnormal loss अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। Cost of abnormal process loss is not treated as a part of cost of product. In fact, the total cost of abnormal process loss is debited to the costing P&L account. प्रोसेस अकाउंट में से उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो माइनस करने के बाद एबनॉर्मल लॉस में उतना क्रेडिट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो कॉस्टिंग पेनल में डेबिट किया जाएगा, राइट। एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी जितनी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू आउटपुट रहेगा और उसको प्रोसेस अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और एबनॉर्मल लॉस में डेबिट किया जाएगा। मतलब कि जितनी वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की है उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, क्रेडिट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा, फिर उसको एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करेंगे। उस एबनॉर्मल लॉस में जो एबनॉर्मल लॉस वो कितना होगा इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से जो रियलाइज हुआ है अगेंस्ट एबनॉर्मल लॉस उतना माइनस कर दिया जाएगा और फिर वो जो नेट अमाउंट होगी वो कॉस्टिंग पेनल में डेबिट किया जाएगा, राइट। क्योंकि वो नेट लॉस रहेगा, नेट एबनॉर्मल लॉस रहेगा, राइट। इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 3 में भी सेम चीजें ही दी गई है, राइट। कि प्रोसेस 1-2 अमाउंट का जो कॉस्ट है वो एज इट इज है 40, 30, 27, नॉर्मल लॉस 5%, सिर्फ आउटपुट को चेंज कर दिया दैट इज 4550 यूनिट्स। बाकी इनपुट 5000 है और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹2 पर यूनिट। तो एग्जांपल 2 से इसमें डिफरेंस क्या है आउटपुट। एग्जांपल 2 में 4750 था, एग्जांपल 3 में 4550 यूनिट्स का आउटपुट मिला है, राइट। इसमें आपको ये प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वगैरह, राइट। चलिए तो जो हमने आगे बनाया था उसी में कंसिडर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा, राइट। चलिए तो देखिए जो डेबिट करना था वो तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, नॉर्मल लॉस का भी जो करना था वो कर दिया है। अब प्रोसेस 2 में हमें एक्चुअली प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना हुआ है ये क्वेश्चन में हमारा चेंज हो रहा है, दैट इज 4550। सी टोटल इनपुट कितना था 5000, तो डेबिट साइड पर है 5000 और क्रेडिट साइड पर है 4550 प्लस 250। तो यहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है, 4550 प्लस 250 हम अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 4800। तो यहां पर 200 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर और ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था लॉस 250, बट एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है 450। 250 नॉर्मल लॉस है बट बाकी का जो 200 है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आपको जो 5000 था उसमें से 250 हटा देंगे तो 4750 आउटपुट मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में 4550 ही आपने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया है। तो जो बाकी का 200 है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस और उस वजह से हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है उसमें से कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 200 यूनिट्स जो है, राइट, वो यहां से कम होंगे और उसकी जो वैल्यू है उससे भी हमें यहां पर क्रेडिट करना रहेगा। अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है 20.3158, ये पर यूनिट है, राइट। तो अगर हमें एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा भाई 200 यूनिट्स इंटू ₹20.3158 और जो नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 का जो इनपुट है वो कितना होगा 4550 यूनिट्स इंटू ₹20.3158। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड से या फिर एबनॉर्मल लॉस यूनिट से। इवन एबनॉर्मल गेन होगा उसको भी यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा एबनॉर्मल गेन यूनिट्स से, तो हमें अमाउंट मिल जाएगी कि कितना हमें डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। तो यहाँ अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो 200 यूनिट्स इनटू 20.3158 तो वो हो जाएगा
4063 रुपीज। यहाँ पर आप डेसिमल्स नहीं लेंगे तो चलेगा, और 4550 यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20.3158 से, तो वो हो जाएगा 92,437 रुपीज। तो इसको हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा 92,437, और जो एबनॉर्मल लॉस का है वो है 4063 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 97,000 टोटल हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करेंगे, और एबनॉर्मल गेन की अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए वो अमाउंट हमें जानने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बैलेंसिंग फिगर जो था वही लिख सकते थे, बट जहां पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा वहां पर हम सीधा बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते। इस फॉर्मूला से आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा, या फिर सीधा ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप अलग से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर इवन ये ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 200 यूनिट्स इनटू जो आपकी वैल्यू मिली 21.3158, तो भी चलेगा, राइट। इस तरीके से आपको वैल्यू दिखानी रहेगी। तो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 4063 रुपीज का, और प्रोसेस 2 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं 92,437 रुपीज। अब यहां पर हम समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको जानने को मिलेगा। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें भी हम वही कॉलम्स बनाएंगे, यूनिट्स एंड रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज की। सी प्रोसेस अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। ये प्रोसेस 1 में हमने क्रेडिट किया, एबनॉर्मल लॉस में हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट। कितने यूनिट्स है, 200 यूनिट्स, कितनी वैल्यू है, 4063 यूनिट्स। सी अब हमें यहां पर क्वेश्चन में बताया है कि भाई जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितना रहेगा, ₹2 पर यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस आप सेल करेंगे तो उसको भी आपको, उसमें भी आपको पर यूनिट ₹2 मिलेंगे। तो उसको हमें क्या करेंगे, उसकी एंट्री, सी एबनॉर्मल लॉस के सामने आपको पैसे मिल रहा है, और ये कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम अज्यूम करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में तो यहाँ पर CLC में से आपको रिकवर किया जाएगा। सो CLC अकाउंट है वो डेबिट होगा, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो यहाँ पर होगा CLC 200 यूनिट्स इंटू ₹2। अब सी पता नहीं है कि ये जो 400 रुपए है वो हमें मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं, मतलब रिसीवेबल है या फिर कैश एंड बैंक है, इसीलिए हमें CLC में, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कैश बैंक हो या फिर रिसीवेबल हो, सब कुछ कहां पर जाएगा, CLC में, राइट। तो CLC अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट होगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब कि 4063 का आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस था, उसमें से 400 रियलाइज हो चुके हैं। सो बाकी की जो अमाउंट है, राइट, 4063 माइनस 400, तो हो जाएगा 3663। ये आपका ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 3663 जो है वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये आपका नेट लॉस है जो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? ये अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल में नहीं दिया है बट आपको आगे के क्वेश्चंस में आएगा, तो ये समझ में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं कई बार कि भाई प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना दीजिए, 4-5 मार्क्स में ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये एग्जांपल 3 था, इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी सीखा, राइट। चलिए, ये रहा, इसका यहाँ पर ये कैलकुलेशन वगैरह दिया हुआ है, राइट। चलिए, अब समझते हैं एबनॉर्मल प्रोसेस गेन और यील्ड। जितना हमने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। Sometimes loss under a process is less than the anticipated normal figure. जितना हमने नॉर्मल फिगर एंटिसिपेट किया था उनसे एक्चुअल लॉस कम हुआ। In other words, the actual production exceeds the expected figure. या फिर जितना प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा ही प्रोडक्शन हो चुका। Under such a situation, the difference between actual and expected loss or actual and expected production is known as abnormal gain or yield. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे जो एक्चुअल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उसी को एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा। So abnormal gain may be defined as an unexpected gain in production under the normal conditions.
This arises due to overestimation of process loss, improvements in work efficiency of workers, used better technology in production, etc. एबनॉर्मल गेन क्यों हो सकता है? शायद हो सकता है कि जो प्रोसेस लॉस है वो हमने ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया एक्चुअल से, या फिर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन में ज्यादा अच्छी यूज होने लगी है, तो फटाफट या फिर ज्यादा अच्छे से काम हो चुका। इसको किस तरह से कॉस्ट अकाउंट में हम ट्रीट करेंगे? सी, एबनॉर्मल लॉस है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, एबनॉर्मल गेन है वो डेबिट होगा प्रोसेस अकाउंट में। मतलब कि प्रोसेस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट किया जाएगा। उस वजह से जो हमारा नॉर्मल लॉस है वो कम हो जाएगा, जो हमारा यूनिट्स है वो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट वैसे कम नहीं होगा, बट उस वजह से एबनॉर्मल गेन कॉस्टिंग पैनल में हम ट्रांसफर करेंगे। जितना हमने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे कम हुआ है तो उतना हम कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करेंगे। The process account under which abnormal gain arises is debited with the abnormal gain and credited to abnormal gain account. Entry होगी process account debit to abnormal gain account, which will be closed by transferring to costing P&L account. और इसको फिर costing P&L में ट्रांसफर करेंगे। बट इसी यहाँ पर हमें नॉर्मल लॉस में से जितना भी abnormal gain हुआ है उसमें जितना नॉर्मल लॉस के सामने हमने रिकवरी कंसिडर किया है उतनी रिकवरी हमें कम करनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस के सामने अगर हमें जो भी रियलाइज होने वाला था वो तो होने ही वाला था। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो भी उतना तो मिलता ही, तो उनसे हमारा एबनॉर्मल गेन है वो कम हो जाएगा। कैसे वो समझेंगे इस एग्जांपल को करेंगे तो द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। जो नॉर्मल प्रोडक्शन में कॉस्ट हुआ है उसी के बेसिस पर एबनॉर्मल गेन की अमाउंट है वो डिसाइड की जाएगी। अगेन एग्जांपल 4 है, उसमें सिमिलर डेटा यूज किया गया है। 40, 30, 27 एक्सपेंस जो है 5% इनपुट है। यहाँ पर आउटपुट है वो चेंज हो गया, दैट इज 4850 यूनिट्स। इनपुट 5000 और रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹2 पर यूनिट। राइट, चलिए इसका हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। यूनिट्स पर्टिकुलर यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड रुपीस, सिंपल। चलिए अब जो चीजें दे रखी थी पहले से वो तो हम एज इट इज लिख देते हैं। 5000 मटेरियल ऐड किया था, 40,000 रुपीज हुए थे। वेजेस जो है वो 30,000 उसका कॉस्ट था। ओवरहेड्स है वो 27,000 था, उसमें कोई यूनिट्स नहीं होता। नॉर्मल लॉस जो है वो हमने एक्सपेक्ट किया था 5% ऑफ इनपुट, दैट इज 250 यूनिट्स, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ₹2 पर यूनिट, दैट इज 500। राइट, यहां तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, वही चीज थी। अब यहां पर हमें आउटपुट दिया है, मतलब कि प्रोसेस 2 में हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो बताया है 4850 यूनिट्स। सो 4850 प्लस 250 अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 5100। 4850 प्लस 250 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 5100। मतलब कि क्रेडिट साइड पर यूनिट्स का टोटल ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर इनपुट में 5000 ही है, तो यहाँ पर 100 रुपीज का डिफरेंस डेबिट साइड पर आएगा और उससे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 4750 यूनिट्स हमें मिलेंगे, बट एक्चुअल में आपको 4850 मिले हैं, तो 100 यूनिट्स का आपको गेन मिला है। जो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे एक्चुअल लॉस कम हुआ है, 150 का ही एक्चुअल लॉस हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर जो हम नॉर्मली ये जो आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं उतना ही कंसिडर किया जाएगा पर यूनिट जो है वो एबनॉर्मल गेन का कंसिडर किया जाएगा। वो हम कैसे करते हैं? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है भाई? 97,000। उसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी कितनी है? 500। उसको डिवाइड करेंगे भाई, एक्चुअल इनपुट कितना था? 5000। उसमें से हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस करेंगे, दैट इज 250। तो हमें मिल जाएगा अमाउंट, दैट इज ₹20.3158। ये ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल 2-3 में कैलकुलेट किया था। तो ये जो 20.3158 है उनको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4850 से, और यहां पर 100 यूनिट्स से, तो यहां पर हो जाएगा 2032, और यहां पर हो जाएगा 98,532। राइट, तो 98,532 प्लस 500 माइनस ये कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में ये हमारा मिल रहा है या नहीं।
तो हो जाता है यहाँ पर अकाउंट क्लोज, सिंपल। तो एबनॉर्मल गेन जो है उसकी भी जो वैल्यू है वो जितना नॉर्मल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसी को पर यूनिट के हिसाब से कंसिडर करना है और जितने एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। समझ में आ रहा है? प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया और एबनॉर्मल गेन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनते हैं, वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। एबनॉर्मल गेन अकाउंट है, उसमें से जो एबनॉर्मल गेन होगा वो हमें ट्रांसफर करना होगा कॉस्टिंग पेनल में। तो एबनॉर्मल गेन कितना मिला है भाई, 2032 रुपीज का। तो प्रोसेस अकाउंट यहां पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्योंकि एंट्री होती है प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितना यूनिट्स है, 100 यूनिट्स, उसकी कितनी अमाउंट है, 2032 रुपीज। अब ये जो एबनॉर्मल गेन है उसको हमें ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग पेनल में। बट सी यहां पर हम देखिए 250 यूनिट्स जो है वो हमने लॉस एक्सपेक्ट किया था और उसके सामने 500 रुपीज रियलाइज होने वाला था, बट एक्चुअल में 100 यूनिट्स जो है वो हमारे ज्यादा मिले हैं, मतलब कि एक्चुअल लॉस 150 यूनिट्स का ही हुआ है। तो उसके सामने जो 2 रुपीज है वो रिकवर नहीं होंगे ऐसा कह सकते हैं, या फिर उतना तो गेन होने ही वाला था, वो एबनॉर्मल गेन नहीं है। अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि भाई नॉर्मल लॉस जो है वो अगर 250 का ही होता तो भी हमें 100 यूनिट्स जो ये ज्यादा मिले उसके सामने 2 रुपीज तो मिलेंगे ही। तो ये जो 100 यूनिट्स के सामने नॉर्मल लॉस की रिकवरी है 200, उससे हमारा एबनॉर्मल गेन कम हो जाएगा क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन नहीं है, ये तो होने ही वाला था, 200 रुपीज का तो गेन होने ही वाला था। बाकी का जो गेन है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। तो जितना नॉर्मल लॉस मतलब कि जितना यूनिट्स हमारा एबनॉर्मल गेन का है उसके सामने जो नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू है उसको डेबिट किया जाएगा, मतलब कि इसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां पर हम नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना देते हैं। सी नॉर्मल सिनेरियो में नॉर्मल लॉस अकाउंट है उसमें क्या होगा कि भाई प्रोसेस अकाउंट में से यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा और उसके सामने रिकवरी की जाएगी, राइट। अगर रिकवरी होती है तो, बाकी रिकवरी नहीं होगी तो इसमें सिर्फ यूनिट्स आएंगे, अमाउंट आएगा ही नहीं, तो ये अकाउंट है वो जीरो ही रहेगा इसकी अमाउंट जो है। बट अगर रिकवरी हो रही है तो कैसा होगा, सिर्फ पहले यहां पर प्रोसेस अकाउंट में से नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। यहां पर प्रोसेस अकाउंट में होगा 250 यूनिट्स थे और उसमें से 500 रियलाइज होने वाला है, जो यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है प्रोसेस अकाउंट में, नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, सिंपल। अब इसमें से रियलाइज होगा तो क्या करेंगे, सीएलसी अकाउंट जो हमने अब नॉर्मल लॉस में जैसे समझा था वैसे ही नॉर्मल लॉस में भी होगा कि भाई सीएलसी अकाउंट कैश बैंक या फिर रिसीवेबल्स की जगह पर हम सीएलसी यूज करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो सीएलसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उतना पैसा हमें मिलने वाला है 250 यूनिट्स और 500, तो यहां पर ये क्लोज हो जाएगा। बट इन दिस एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल 2 या 3 के लिए आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा बनता, एग्जाम्पल 2 या 3 के लिए आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा बनता। बट एग्जाम्पल 4 के लिए हमें यहां पर बताया कि भाई एबनॉर्मल गेन है 100 यूनिट्स का, मतलब कि आपका एक्चुअल नॉर्मल लॉस 250 नहीं है 150 ही है। तो 100 यूनिट्स के सामने जो आपने रिकवरी एक्सपेक्ट की है वो उतना नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका यहां पर हमने क्या एंट्री की है, नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल गेन में डेबिट किया है तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, सॉरी एबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्योंकि उतना तो गेन आपका उतना एक्चुअल में रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है 100 यूनिट्स और उसका अमाउंट 200, उतना कम हो जाएगा। बाकी की अमाउंट जो है वो आपको रियलाइज होगी थ्रू सीएलसी। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर दैट इज 150 यूनिट्स और 500 में से 200 चल जाएंगे तो 300, उतना आपको रियलाइज होगा। नॉर्मल लॉस के सामने उतना आपको रियलाइज होगा, 300 है, 3000 नहीं है ये। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन जो है 100 यूनिट्स आपको ज्यादा मिले हैं उसके सामने 200 रियलाइज नहीं होने वाला है, इसीलिए नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू कम कर दी गई है। समझ में आ रहा है। और एबनॉर्मल गेन जो है उस अकाउंट में भी अब जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर 2032 है उसमें से अगर हम 200 निकाल देंगे, राइट, तो वो हो जाएगा 1832, राइट। तो ये 1832 है वो हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पेनल में। एंट्री हो जाएगी
एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 1832 रुपीज। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट और ये नॉर्मल लॉस अकाउंट इन एग्जांपल 4 इस तरीके से बनेगा। अगर एग्जांपल 2 या 3 के लिए नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो नॉर्मल लॉस में डेबिट साइड पर होगा प्रोसेस अकाउंट और क्रेडिट साइड पर होगा सीएलसी। सिंपल, और पूरी की पूरी अमाउंट 250 यूनिट्स 500 रुपीज। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? राइट, चलिए। तो ये जो सारे हमने लेजर्स वगैरह समझे, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो एक बार देख लेते हैं। एंट्रीज रिलेटेड टू नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये आप पॉज करके आप ये लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये मॉड्यूल में वैसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट इसके रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज तो नहीं पूछते हैं इस प्रोसेस अकाउंट में से, प्रोसेस कॉस्टिंग में से, बट इसके रिलेटेड आपको लेजर पोस्टिंग पूछ सकते हैं, लेजर्स बनाने के लिए पूछ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके लेजर पोस्टिंग होगा, तो लेजर्स बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। तो ये एंट्रीज दी गई है, राइट। नॉर्मल लॉस जो भी होगा तो वो रियलाइजेबल वैल्यू है तभी ये एंट्री होगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, बाकी तो कोई अमाउंट ही नहीं होगा। फिर उसमें से जो रियलाइज होगा उसके लिए सीएलसी अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर जो एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस जो स्क्रैप सेल करेंगे तो सीएलसी टू एबनॉर्मल लॉस, और जो बाकी की जो नेट अमाउंट होगी उसको कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर करेंगे तो कॉस्टिंग पैनल टू एबनॉर्मल लॉस नेट अमाउंट पर। फिर एबनॉर्मल गेन होगा तो प्रोसेस टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। उसमें नॉर्मल लॉस जितना हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया है उसको एबनॉर्मल गेन अगर कुछ भी हुआ है तो उसके सामने एडजस्ट किया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, जितने यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल गेन के मिले हैं उसकी रियलाइजेबल वैल्यू के साथ। एंड एबनॉर्मल गेन जो होगा नेट उसे ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पैनल में। सो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पैनल, राइट। तो आप यहाँ पर ये इस वीडियो को भी पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल या नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं, राइट। ये पहली दो एंट्रीज हैं, फिर ये 3, 4 एंड 5 रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस एंड 6, 7, 8 रिलेटेड टू एबनॉर्मल गेन। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल 4 वगैरह है वो भी हमने कवर अप कर लिया। और ये और पूरा जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वाला, यहाँ पर देखिए आपको एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी दिया है एग्जाम्पल 4 में, राइट। यही चीज हमने समझ ली ऑलरेडी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे के क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 2 समझते हैं। आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम वगैरह पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा हैंडल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए इलस्ट्रेशन 2 जो है वो हम समझते हैं। अब प्रोडक्ट पासेस, ये पेज नंबर 10.11 पर दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 2, a product passes through 3 processes. The output of each process is treated as the raw material of the next process to which it is transferred, and output of the third process is transferred to finished stock. प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए इनपुट, और प्रोसेस 3 में से जो मिलेगा वो फिनिश स्टॉक होगा। यहाँ पर हमें ये तीनों ही प्रोसेस के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, राइट। 10,000 units have been issued to process 1 and after processing the output of each process is as under. Process 1 में कितना इनपुट किया है 10,000 यूनिट्स, और फिर कितना कितना किस प्रोसेस का आउटपुट मिला और वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितना इनपुट दिया वो बताया है। प्रोसेस 1 में आउटपुट कितना मिला है 9750 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस 2%। सी ये 2% किससे होंगे 10,000 यूनिट्स के, वो इनपुट के लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स अगर करें तो प्रोसेस 1 में कितना होगा 10,000 का 2%, दैट इज 200 यूनिट्स, राइट। तो आउटपुट हमें मिला है 9750 यूनिट्स, हमारा इनपुट था 10,000। सो 9750 प्लस 200 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 9950, राइट। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हमें मिलेगा कि भाई 9950 आपका आउटपुट है जबकि इनपुट कितना था 10,000, तो एबनॉर्मल लॉस होगा 50 यूनिट्स। फिर प्रोसेस 2 में आउटपुट मिलता है 9400 और इसमें 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। प्रोसेस 2 का इनपुट कितना है
9750, क्योंकि ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वही प्रोसेस 2 का क्या होगा, इनपुट। तो 9750 का 5%, 9750 इंटू 0.05, मतलब कि वो हो जाएगा 487.5 हो रहा है, तो उसको 488 अगर हम कंसिडर करेंगे, राइट, तो 9400 प्लस 488 तो हो जाता है 9888, और एक्चुअल में हमारा जो इनपुट था वो कितना था, 9750, तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन मिलेगा कितना यूनिट्स, 138 यूनिट्स का। और जो प्रोसेस 3 है उसमें आउटपुट मिला है 8000, उसमें इनपुट कितना था 9400, और नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड है 10%, तो 9400 का 10% करना है, दैट इज 940 यूनिट्स। तो 9400 में से अगर 940 यूनिट्स माइनस करेंगे तो होता है 8460, जबकि हमें आउटपुट कितना मिला है 8000, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस होता है 460 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है, 8000 आउटपुट फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। ये यूनिट्स निकाल दिए, बाकी वो जो हमें प्रोसेस अकाउंट्स ये तीनों ही बनाएंगे तो कैलकुलेशन कॉस्ट वगैरह हमें मिल जाएगा, सिंपल। ये सारी चीजें हमें डेबिट करनी रहेगी, प्लस जो प्रोसेस 2 और 3 में जो ये प्रोसेस 1 का आउटपुट और प्रोसेस 3 के केस में प्रोसेस 2 का आउटपुट होगा वो हमारे डेबिट किया जाएगा इन नेक्स्ट प्रोसेस। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP वाज लेफ्ट एट द एंड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स। यहाँ पर हमें फिनिश्ड आर्टिकल्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए तीनों ही प्रोसेस अकाउंट्स बनाने रहेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट सी, यहाँ पर है पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल, मतलब कि रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल रुपीज। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाला है, वो सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 में ही दिया था। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 1 में, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, और हमारे यूनिट्स थे इनपुट के 10,000 यूनिट्स। सो प्रोसेस 1 अकाउंट में मटेरियल 10,000 और 40,000 उसकी वैल्यू, लेबर थे 6,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000, इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। नॉर्मल लॉस हमें बताया था 2% ऑफ इनपुट, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा 2% ऑफ 10,000, 200 यूनिट्स। इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर अमाउंट होगा 0। समझ में आ रहा है। आउटपुट हमें दिया है 9750 यूनिट्स, तो उस वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 50 यूनिट्स का। सो यहाँ पर प्रोसेस 2 में जाएगा 9750 और एबनॉर्मल लॉस होगा 50 यूनिट्स। अब इन दोनों की अमाउंट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट जो है, मतलब कि 40 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 56,000, उसमें से जो नॉर्मल लॉस की कोई भी रिकवरी हुई है तो वो माइनस करेंगे, बट यहाँ पर रिकवरी है 0, तो ये जो 56,000 है उसी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे मिलेंगे, जितने इनपुट्स है 10,000, उसमें से नॉर्मल लॉस जो है दैट इज 200, उसको माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 9800। सो 56,000 डिवाइड बाय 9800 तो हो जाएगा पर यूनिट 5.7142 रुपीस। उसको हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और प्रोसेस 2 अकाउंट के यूनिट से उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 5.7142 इंटू 50 286 रुपीज, और 5.7142 इंटू 9750 55,714, तो हो जाएगा 56,000, और ये हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट बन जाएगा। सी, अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है तो उसमें डेसिमल्स, 4 डेसिमल्स लेने एडवाइजेबल है, तो आपका आंसर एक्यूरेट मिलने के चांसेस है। यहां पर अगर आप 286 मतलब 285 पॉइंट समथिंग आ रहा है या फिर 286 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यहां पर आप फुल अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। बट अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है जैसे कि यहां पर, तो वहां पर 4 डेसिमल्स का यूज करना एडवाइजेबल रहता है। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं 9750, वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में उसको सबसे पहले लिखा जाएगा टू प्रोसेस 1 अकाउंट 9750 55,714 रुपीज। समझ में रहा है। बाकी जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो दिए थे हमें क्वेश्चन में, इसको हम डेबिट करेंगे 20,000 4,000 10,000। एक्स्ट्रा यूनिट्स यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं, राइट, वो ध्यान में रखना। ये जो 10,000 था, राइट, हैव बीन इश्यूड टू प्रोसेस 1 है, मतलब वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 में जाएंगे, बाकी प्रोसेस 2 में और एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं जाएगा। जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वही प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा, उतने ही यूनिट्स। तो मटेरियल 20,000, लेबर 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000 ये दिया हुआ था। फिर हमें नॉर्मल लॉस बताया था 5%। ये 9750 का 5% ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 488 यूनिट्स। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो जाएगा 488 यूनिट्स, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है तो 0। और हमें जो आउटपुट दिया था प्रोसेस 3 के लिए जो इनपुट है वो है 9400, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 138, दैट इज एबनॉर्मल गेन, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे मिलेगी, जो टोटल ऑफ डेबिट है, टोटल कॉस्ट नॉट टोटल ऑफ डेबिट,
राइट। इन सभी का टोटल ये हमारा कॉस्ट बन जाएगा 55,714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000। इसमें से नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू जो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इन्हीं का डेबिट का टोटल ही कॉस्ट बन जाएगा, दैट इज 89,714। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से, मतलब कि 9750 माइनस 488, तो हमें मिल रहा है 9.6862। ये पर यूनिट कॉस्ट हुआ, जिसको हम प्रोसेस 3 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट से, मतलब कि 9400 से मल्टीप्लाई करेंगे और एबनॉर्मल गेन के 138 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1337 और 91,051। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 488 का नॉर्मल लॉस होगा, जबकि 138 का हमें ज्यादा यूनिट्स मिले हैं। बट मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि 488 माइनस 138, तो ये हो जाता है 350 यूनिट्स जो है उतना ही नॉर्मल लॉस एक्चुअल में हुआ है, राइट। ये प्रोसेस 3 में ट्रांसफर किया जाएगा 9400, ये प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाएगा, राइट। तो उसको डेबिट किया जाएगा प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट में 9400 91051, और बाकी जो हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड क्वेश्चन में दिए थे ये सभी डेबिट किया जाएगा 10,000 1,000 15,000। सो मटेरियल 10,000, लेबर 1,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15,000। नॉर्मल लॉस यहां पर हमें बताया गया था कि भाई 10% है और आउटपुट मिलेगा 8,000, तो 9400 का 10% तो 940 यूनिट्स नॉर्मल लॉस, इसमें कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। आउटपुट फिनिश स्टॉक में जो ट्रांसफर कर रहे दैट इज 8,000 यूनिट्स। तो बाकी का जो डिफरेंशियल अमाउंट है, सॉरी डिफरेंशियल यूनिट्स है दैट इज 460, जो एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट यहां पर कर ही लिया था, राइट, वो मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 1,17,051, उसमें उसको डिवाइड करेंगे 9400 माइनस 940 से, राइट, तो हो जाएगा 13.8358 रुपीज। इसको हम 460 और 8,000 मतलब कि एबनॉर्मल लॉस और फिनिश स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 6364 एंड 1,10,687। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई टोटल कॉस्ट कितना हुआ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड आर्टिकल, तो वो कितना हुआ, टोटल होता है 1,10,687 रुपीज। सिंपल, आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि भाई कितना कॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था, राइट। ये एग्जांपल्स और जो कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब ऐसा ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, वो हम कवर अप करते हैं, पेज नंबर 10.13 पर है। RST Limited processes product Z through two distinct processes, process 1 and process 2। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, राइट, वो दो प्रोसेस में से पास होता है। ऑन कंप्लीशन इट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर, प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट है और प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक में जाएगा। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल यूज्ड 7500 यूनिट्स, प्रोसेस 2 में कोई भी और मटेरियल ऐड नहीं किया जाता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹60, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। प्रोसेस 2 में कोई मटेरियल नहीं है तो कॉस्ट भी नहीं होगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश स्टॉक, प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा 7050 मिल रहा है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया जाएगा, और प्रोसेस 2 में से 6525 का फिनिश स्टॉक मिल रहा है जो अब फिनिश स्टॉक वो अब फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट से 5%, मतलब कि ये जो 7500 है उसका 5% प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस होगा, राइट। 7500 का 5% तो वो हो जाएगा 375 यूनिट्स। और यहां पर जो प्रोसेस 2 है उसमें बताया कि भाई 10% आपका नॉर्मल लॉस है, वो भी इनपुट का, तो 7050 प्रोसेस 2 के लिए इनपुट है तो उसका 10% मतलब हो जाएगा 705 यूनिट्स। क्लियर। फिर डायरेक्ट वेजेस दिए 135,750 और 129,250, ये दोनों ही रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसके 60% और इसमें 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये 135,750 का 20% और ये 129,250 के 15% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 12.5, तो ये 375 यूनिट्स इंटू 12.5 करेंगे तो उतना हमारा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उनसे हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और प्रोसेस 2 में से 37.5 रुपीज रियलाइज होंगे तो 705 यूनिट्स इंटू 37.5 करना रहेगा। 6,000 units of finished goods were sold at profit of 15% on cost.
ये जो 6525 यूनिट्स हमारे जो आउटपुट मिल रहा है फ्रॉम प्रोसेस टू, उसमें से 6000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं एट 15% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करके। Assume that there was no opening or closing stock of WIP, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो हमें ये तीनों ही अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 हमने बनाया है, वैसे ही बनाएंगे। प्रोसेस 1 अकाउंट, उसमें सारे एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड से उसको हम डेबिट कर देंगे। मटेरियल दिया था भाई 7500 यूनिट्स और पर यूनिट दिया था 60 रुपीज, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4,50,000। डायरेक्ट वेजेस आपको एज इट इज दिया था 135750। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला था 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये 135750 का 60%। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपको बोला था 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोसेस 1, तो ये जो 135750 है उसका 20%। सिंपल। नॉर्मल लॉस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 5% ऑफ 7500, दैट इज 375 यूनिट्स। और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट थी 12.5, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4688। फिर प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होगा वो भी दिया था 7050, तो 7050 प्लस 375 करते हैं तो वो कितना हो जाता है 7425, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 75, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे मिलेगी? टोटल कॉस्ट जो हो रहा है 6,94,350, उसमें से ये 4688 जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है वो माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे यूनिट्स से। 7500 टोटल इनपुट, उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट 375, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, दैट इज रुपीज 96.7947, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 682,403 एंड 7259। सिंपल। तो ये हमारा प्रोसेस 1 बन गया। प्रोसेस 2 में ये ट्रांसफर करेंगे 7050 यूनिट्स और उसकी जो वैल्यू है 682,403 डेबिट होगा प्रोसेस 2 में 7050 682,403। बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। मटेरियल तो दिया नहीं है, लेबर दिया हुआ था 129250 एज इट इज। डायरेक्ट एक्सपेंस में बोला था 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोला था 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये 65% डायरेक्ट वेजेस के 65% हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और 129250 का 20% हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सिंपल। नॉर्मल लॉस हमें बोला था 10% ऑफ 7050 यूनिट्स, दैट इज 705, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट थी 37.5, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,438 उतना हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगा। अब फिनिश स्टॉक हमें बताया था 6525 यूनिट्स, तो 6525 प्लस 705 अगर हम करेंगे, राइट, तो वो कितना होता है 6525 प्लस 705, तो होता है 7230, जबकि हमारा इनपुट था 7050, तो उन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 180, दैट इज एबनॉर्मल गेन। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, वो कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट जितना भी हुआ है, मतलब कि ये 682,403, 129,250, डायरेक्ट एक्सपेंस 84,013 और ओवरहेड्स 19,387, उसका टोटल करेंगे, उसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी 26,438 माइनस करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट से 7050 माइनस 705 से, राइट, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 140.0496। इसको हम एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिनिश स्टॉक में जो ट्रांसफर होता है 6525 यूनिट्स उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 913824 और 25,209 रुपीज। सिंपल। ये हमारा प्रोसेस 2 हो जाएगा। अब ये फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाना है, तो फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर हो रहा है 6525 यूनिट्स एट रुपीज 913824, राइट, तो उतना फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट होगा। प्रोसेस 2 अकाउंट 6525,913,824। अब इसमें हमें बताया था कि भाई आपके 6000 यूनिट्स है वो सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिनिश स्टॉक में से 6000 यूनिट्स और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर कॉस्टिंग पीएनएल में हम चार्ज करेंगे, और कॉस्टिंग पीएनएल में इसमें जो 15% ऑन कॉस्ट है वो प्रॉफिट ऐड किया जाएगा और उस अमाउंट पर सेल किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं 6000 यूनिट्स एट 140,496, जो हमारी ऊपर की वर्किंग नोट में जो हमें मिला था, तो वो हो जाता है 8,40,298, और बाकी की जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 525 यूनिट्स एट 73,526, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा।
इनकम स्टेटमेंट भी यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि पता चले कि भाई एक्चुअल में कितना इनकम हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं 840298 जो यहाँ पर से हो रहा है फिनिश स्टॉक में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कॉस्टिंग P&L में, और उसको हम सेल कर रहे हैं एट 15% ऑन कॉस्ट पर, मतलब कि 840298 प्लस या फिर इंटू 115% दैट इज 966343। और यहां पर हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस भी दिया था, तो वो भी हम यहां पर चार्ज करेंगे। सी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में जो स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आती है वही हमें ट्रांसफर करना रहेगा। सो एबनॉर्मल लॉस था 75 यूनिट्स का, और उसकी जो हमें प्रोसेस 1 में से मिला था उसकी वैल्यू थी 7259, पर उसमें से रियलाइज भी होगा 12.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। जो नॉर्मल लॉस के लिए दिया था वही एबनॉर्मल लॉस के लिए भी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो यहाँ पर 75 यूनिट्स इंटू 96.7947 जो पर यूनिट कॉस्ट था उसमें से 12.5 जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6322 ये नेट एबनॉर्मल लॉस होगा। आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में एबनॉर्मल गेन उसका 180 यूनिट्स था, 140.0496 पर यूनिट कॉस्ट था, और रियलाइजेबल वैल्यू प्रोसेस 2 में था 37.5, तो उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट एबनॉर्मल गेन 18,459। तो इन सभी की एंट्री के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता है 138,182 रुपीस। सिंपल, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये था इलस्ट्रेशन 3। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो इलस्ट्रेशन 1 2 3 थे वो नॉर्मल सिनेरियो ओपनिंग या क्लोजिंग WI के पी के बिना किस तरह से प्रोसेस काउंट्स बनते थे उसके बारे में था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट? होपफुली यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट? चलिए, तो पार्ट 1 जो है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का वो यहां तक हम रखते हैं। आगे WIP का वैल्यूएशन कैसे होगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ये हाइप भी कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 7 डेज के अंदर ये देखते हैं, अपलोड के 7 डेज के अंदर देखते हैं तो जिससे ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, राइट? एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट वीडियोस, राइट? और आप ऑडिट के भी प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हैं जिसमें पूरा मॉड्यूल में से पूरा का पूरा ऑडिट कवर अप किया हुआ है। थैंक यू सो मच।